हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आज हम पढ़ेंगे एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन में अपनाई जाने वाली प्रोसीडिंग। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि पुलिस अधिकारी को जो इन्वेस्टिगेशन की शक्ति है वो मिली हुई है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 में। उसके पहले हमने 173 में पढ़ा कि संज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई होगी, एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 में दिया है कि असंज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई होगी, एनसीआर दर्ज की जाएगी। यह हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 जो कि सीआरपीसी की धारा 157 के समरूप है। किसके समरूप है? 157 के समरूप है। साथियों, 176 क्या कहती है? इस धारा के अधीन अन्वेषण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रक्रिया निर्धारित की गई है, प्रोसेस निर्धारित की गई है कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सबसे पहले इसमें स्पष्ट किया गया है कि 176 सब क्लॉज 1, 176 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? 176 सब क्लॉज 1 कहता है कि जब भी संज्ञेय मामले की सूचना, जब भी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है या अन्य किसी स्रोत से, देखिए थाने आकर सूचना दे रहा है कोई संज्ञेय मामले की, या अन्य किसी स्रोत से जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीफोन से, लेकिन सूचना प्राप्त हो रही किस चीज की? संज्ञेय अपराध की, जिससे संज्ञेय अपराध घटित होना प्रतीत होता है, तो ऐसे अपराध की रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद तत्काल जो मजिस्ट्रेट है उनको दी जाएगी। जो मजिस्ट्रेट हैं, जिन मजिस्ट्रेट की यहां कार्रवाई प्रोसीडिंग हो रही उस थाना क्षेत्र की, वहां पर जाकर के सूचना देना है। साथियों, हम आपको बता दें होता क्या है, मान लीजिए कि 3 थाने हैं, कोतवाली देहात और साउथ। मान के चलिए कोतवाली देहात का थाना हुआ और एक और थाना हो गया कोई भी। अब 3 थाने हैं। अब 3 थाने में से किस थाने की प्रोसीडिंग कहां होगी, ये सीजीएम महोदय डिसाइड करते हैं। कि मान लीजिए सीजीएम साहब ने डिसाइड किया कि कोतवाली की प्रोसीडिंग सीजीएम साहब के यहां होगी, देहात की प्रोसीडिंग सीजीएम साहब के यहां होगी, और एक अन्य थाना है जो उसकी प्रोसीडिंग जेएमएफसी महोदय के यहां होगी। मतलब जब भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा या कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी तो उसका निकाल संबंधित न्यायालय में ही होगा। जो हमने आपको बताया कि जहां जो संबंध रहेगा जिस न्यायालय का कार्रवाई के लिए, वहां होगा। जैसे कोतवाली का संबंध सीजीएम से है तो सीजीएम महोदय के यहां ही पेश होंगे सारे चालान, सारे खात्मा और सारे खारिजी। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उसका निकाल न्यायालय से ही होगा। जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई उसका निकाल या तो चालान के रूप में होगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर, या खात्मा और खारिजी की स्थिति बनेगी। लेकिन स्वीकृति कहां से मिलेगी? न्यायालय से ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि खात्मा खारिजी की स्थिति हो गई तो अब थाने में डायरी दब गई, रख गई, तो उसका कुछ नहीं होगा। उसका निराकृत स्वीकृति फाइनल तभी मानी जाएगी जब न्यायालय उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो एक्सेप्ट की प्रोसीडिंग क्या रहती है वो हम आपको बाद में बताएंगे। कुछ हम बता चुके हैं इस संबंध में खात्मा खारिजी की प्रोसीडिंग के बारे में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने वीडियो जरूर देख लें। तो सब क्लोज 176 का 176 सब क्लोज 1 कहता है कि जैसे ही थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलेगी, तत्काल नियर मजिस्ट्रेट को सूचित करना है। क्या करना है? तत्काल जो भी मजिस्ट्रेट है सूचित करना है उनको। उसके बाद थाने के भारसाधक अधिकारी को उस मामले की तथ्य और परिस्थितियों, जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उनके अनुसार कार्रवाई करनी है। अगर तथ्य और परिस्थितियां ऐसी हैं कि मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, उस स्थिति में स्वयं न जाकर के थाने का भारसाधक अधिकारी अपने अधीनस्थ को भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने अधीनस्थ को भेज सकते हैं, या उस मामले में आधार न होने पर अन्वेषण बंद कर सकते हैं। 176 सब क्लॉज 1 ये कहता है मामला गंभीर न होने पर अपने अधीनस्थ को अन्वेषण के लिए भेजेंगे। और नंबर दूसरा बी क्या कहता है? अगर उस मामले में आधार न होने पर अन्वेषण नहीं होगा, यानी अन्वेषण नहीं करेगा कौन? थाने का भारसाधक अधिकारी।
तो साथियों सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, 176(1) जैसे ही संज्ञेय अपराध कारित होगा मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक है तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी का उपाय करने के लिए उस स्थान पर स्वयं जाएगा भारसाधक अधिकारी या अपने अधीनस्थ को भेज देगा। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमने बता दी। जब गंभीर स्थिति नहीं है मामले की तो वहां पर क्या होगा, अन्वेषण अपने अधीनस्थ से भी करवा सकते हैं और अधीनस्थ को भी भेजेंगे। और अगर मामले में आधार नहीं है, तथ्य नहीं है उस प्रकार के संज्ञेय अपराध के, तो अन्वेषण नहीं करेंगे। तो ये हो गया 176 का सब क्लॉज 1। अब इसमें परंतु भी लगा है, परंतु यह और की बलात्संग के अपराध के संबंध में। देखिए सब क्लॉज 176 के अंतर्गत ही परंतु भी लगा है, 176 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत परंतु भी लगा है। इसका मतलब यह है कि बलात्संग से पीड़ित व्यथित पीड़िता का कथन पीड़ित व्यथित के निवास या उसकी पसंद के स्थान पर यथासाध्य उसकी सुविधा अनुसार लिया जाएगा। और यह जो बयान है वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। जब कोई महिला पुलिस अधिकारी इस प्रकार का स्टेटमेंट उस पीड़िता का दर्ज कर रही होगी, उस समय उस पीड़िता के माता पिता मौजूद हो, माता पिता उपस्थित नहीं है तो संरक्षक मौजूद हो, संरक्षक मौजूद नहीं है तो नजदीकी नातेदार हो, और नजदीकी नातेदार भी नहीं है तो उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में बयान नोट किए जाएंगे। कथन यानी स्टेटमेंट लिखित जाएंगे। क्या लिए जाएंगे, अब लिखित किए जाएंगे, मतलब लिखे जाएंगे। और एक चीज और, जब ऐसे कथन लिखे जा रहे हो उस समय मोबाइल फोन से वीडियो तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वीडियो तैयार किया जाएगा। तो साथियों ये पॉइंट कहलाया 176 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत, जिसमें हमने आपको बताया परंतु में स्पष्ट है कि अगर बलात्संग से पीड़ित महिला है, पीड़ित व्यथित जो भी है, उसका कथन उसके निवास में या उसकी सुविधा अनुसार उसके माता पिता, संरक्षक, नजदीकी रिश्तेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाएंगे और मोबाइल फोन से वीडियो तैयार किया जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 176 का सब क्लॉज 2 कहता है पाक्षिक डायरी मजिस्ट्रेट को भेजना। किस चीज की पाक्षिक डायरी, सब क्लॉज 1 में ए और बी दो खंड हैं, ए और बी दो खंड हैं कि मतलब ए में है कि जब मामला गंभीर ना हो तो उस स्थिति में अन्वेषण कौन करेगा, थाना प्रभारी चाहे तो अपने अधीनस्थ से भी अन्वेषण करा सकता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो एक 15 दिन में, पाक्षिक मतलब एक 15 दिन में जो कार्रवाइयां की गई हैं भारसाधक अधिकारी के द्वारा कि कौन से मामले स्वयं इन्वेस्टिगेट किए गए, कौन से अपने अधीनस्थ से कराए गए हैं और कितने ऐसे मामले हैं जो आधार ना होने पर क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए हैं, यानी उनकी अन्वेषण नहीं किए गए हैं। तो उन सारी चीजों को बताना पड़ेगा किसको, संबंधित मजिस्ट्रेट को पाक्षिक डायरी भेजकर। अब लास्ट सब क्लॉज क्या कहता है, 176 का सब क्लॉज 3, 176 का सब क्लॉज 3 कहता है कि जब थाने में किसी ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है जिसमें 7 वर्ष तक या उससे अधिक सजा का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए एफएसएल टीम भेजी जाएगी। एफएसएल टीम को सूचित किया जाएगा और मौके पर पहुंच करके घटना स्थल का निरीक्षण करेगी और जो भी चीजें वहां अपराध से संबंधित होंगी उनका प्रिजर्वेशन होगा। और जब एफएसएल टीम निरीक्षण कर रही होगी तो उस निरीक्षण का क्या किया जाएगा, मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियोग्राफी की जाएगी। किस चीज की, एफएसएल टीम जब घटनास्थल का निरीक्षण कर रही होगी उस टाइम पे अगर मान लीजिए न्याय संबंधी सुविधा उस राज्य के पास उपलब्ध नहीं है जिस राज्य में इस प्रकार का अपराध हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे राज्य की भी मदद ली जाएगी। किस लिए, घटनास्थल का निरीक्षण कराने के लिए। तो साथियों ये क्या धारा हुई, बीएनएस की धारा, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176, जिसमें हमने आपको बताया इसमें कुछ जजमेंट भी हैं, वो हम आपको बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जजमेंट क्या कहते हैं, दिनेश भाई चंदू भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के बाद में स्पष्ट किया गया है कि इस धारा के अधीन अन्वेषण प्रारंभ करने के पूर्व यह शर्त होती है कि एफआईआर से प्रथम दृष्टया प्रकट होना चाहिए कि
संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। मतलब इस जजमेंट में यह कहा गया है, किसमें, दिनेश भाई चंदूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, कि एफआईआर से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। पता चलना चाहिए जो एफआईआर में तथ्य है, कंटेंट है, वो ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में घटना हुई है उसको लेकर के वो घटना कैसी हो, संज्ञेय अपराध से संबंधित हो। अतः यह मानना गलत है कि इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए पुलिस को अबाधित विवेक शक्ति प्राप्त है। अपराध कारित होना प्राथमिकी से प्रकट होता है या नहीं, यह प्रकरण विशेष के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अपराध कारित हुआ है तो उस दिशा में न्यायालय पुलिस अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर ये एफआईआर में स्पष्ट है कि ऐसे तथ्य विद्यमान है जिससे संज्ञेय अपराध घटित होना स्पष्ट हो रहा है, तो उसमें फिर अन्वेषण के इंटरफेरेंस में पुलिस द्वारा अन्वेषण जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। एच.एन. रिस्वुड एवं इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज के प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्वेषण के दौरान सामान्य बातों के अलावा घटना स्थल पर जाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि देखिए, एक मामला है एच.एन. रिस्वुड एवं इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घटना स्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाने पर विशेष बल देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्वेषण अधिकारी का परम कर्तव्य है। क्या परम कर्तव्य है? कि सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त सहित अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करना और उनके बयान डायरी में दर्ज करना। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, कि घटना स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त सहित अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करना, किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के द्वारा। दूसरा, संबंधित स्थानों की तलाशी और अपराध में प्रयुक्त की गई या उससे संबंधित सामग्री कब्जे में लेना। जो भी सामग्री अपराध में प्रयुक्त की गई है, लाठी डंडा तलवार बर्छा जो भी है, पत्थर जिसका भी उपयोग किया गया है, फावड़ा गेती जिसका भी उपयोग हुआ है, वो सारी की सारी वस्तुएं सामग्री उनको कब्जे में लेगा इन्वेस्टिगेशन अधिकारी। संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार करना, संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार करना। और लास्ट, अपराध से संबंधित सुसंगत साक्ष्य जुटाना। उस अपराध से संबंधित जितने भी रिलेवेंट फैक्ट हैं, रिलेवेंट साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, उनको एकत्रित करना। यदि अन्वेषण अधिकारी मामले को आगे अन्वेषण योग्य नहीं समझता तो इसके कारण का उल्लेख अवश्य करना होगा। अगर अन्वेषण अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मामले को आगे इस योग्य नहीं समझता कि उसमें और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो इसका कारण भी अवश्य रूप से उल्लेख करेगा। अन्वेषण से इंकार प्राय तभी किया जाता है यदि प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है, या रिपोर्ट झूठी हो, या मामला सिविल प्रकृति को। 3 कंडीशन है जब इन्वेस्टिगेशन से मना किया जा सकता है। पहली कंडीशन, जब अपराध ना बनता हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता हो। दूसरा, जब झूठी रिपोर्ट हो। नंबर तीसरा, मामले की प्रकृति सिविल की हो। राजपत सिंह बनाम पुलिस उप अधीक्षक में स्पष्ट हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, अन्वेषण में कोई अनियमितता या दोष रह जाए तो इससे अपराध के संज्ञान या विचारण की प्रक्रिया पर विशेष विपरीत परिणाम होगा, विशेष विपरीत परिणाम होगा। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य बनाम एस मोहन सिंह के बाद में विनिश्चित किया कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट सायंकाल के समय दर्ज की गई, लेकिन उसकी प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट को तत्काल उसी रात्रि को भेजने के बजाय अगले दिन सुबह भेजी गई, तो इतने मात्र से अभियोजन को इस आधार पर नहीं त्याग दिया जा सकेगा कि रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने में विलंब हुआ। जम्मू कश्मीर का एक वाद है, जम्मू तथा कश्मीर राज्य बनाम एस मोहन सिंह के मामले में, जिसमें सायंकाल के समय एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और उसी समय अविलंब एफआईआर के प्रति मजिस्ट्रेट को न भेजकर दूसरे दिन भेजी गई। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर, इतने से विलंब के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन के आधार सही नहीं है। तो साथियों, ये हमने कुछ उदाहरण बताए किसके अंतर्गत, BNSS 176 जो कि सीआरपीसी की धारा 157 के समरूप है। अन्वेषण की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे क्या, कि रिपोर्ट कैसे दी जाए। रिपोर्ट कैसे दी जाए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 177 जो कि सीआरपीसी की धारा 158 के समरूप है, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी।
इस धारा में पुलिस द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने संबंधी उपबंध है। इस धारा में क्या उपबंध है, क्या प्रावधान है? यह प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन से संबंधित रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाए। यह रिपोर्ट किसी ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी जिसे कि राज्य सरकार निर्देशित करे। मतलब यह जो रिपोर्ट है इस प्रकार प्रेषित की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे। सब क्लोज 1 क्या कहता है इस धारा का? 177 का सब क्लोज 1 कहता है कि इस 176 के अंतर्गत अन्वेषण की प्रक्रिया के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देता है कि क्या निर्देश देता है कि पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य या साधारण विशेष आदेश द्वारा नियत किया गया हो। और अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी से के माध्यम से कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है तो उस अनुसार भेजी जाएगी। अगर पॉइंट 2 क्या कहता है इसी का सब क्लोज? ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। जो वरिष्ठ अधिकारी है वह थाने के भार साधक अधिकारी को इस प्रकार निर्देशित कर सकता है कि किस प्रकार से मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी जानी, मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट भेजी जानी अविलंब। तो थाने के भार साधक अधिकारी फिर उस स्थिति में रिपोर्ट कहां भेजेंगे? माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष। तो ये कहती है रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? या तो वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। अगली धारा क्या कहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की? उससे पहले हम एक दो जजमेंट देख लेते हैं। दलवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के संदर्भ में कहा, किस धारा के? रिपोर्ट कैसे दी जाएगी इस धारा के संबंध में कहा कि यदि पुलिस अधिकारी द्वारा उक्त धारा के अधीन भेजी जाने वाली रिपोर्ट में युक्त कारण से थोड़ा विलंब हो जाता है, मतलब तर्क संगत कारण से थोड़ा विलंब हो जाता है, तो वह क्षम्य होगा। क्या होगा? जैसा कि इस बाद में मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर दिन के 3:15 बजे लिपिबद्ध की गई रिपोर्ट को दूसरे दिन भेजा गया था। न्यायालय ने इसे विलंब के लिए क्षम्य कारण माना। क्षम्य कारण माना मतलब ये स्पष्ट करती है धारा कि जैसे ही केस रजिस्टर्ड होगा वैसे ही एफआईआर की प्रति न्यायालय भेजना है। क्या करना है? एफआईआर की प्रति न्यायालय तत्काल भेजना है। दलवीर सिंह बनाम राज्य में स्पष्ट किया गया है कि दिन के 3:15 बजे लिपिबद्ध की गई रिपोर्ट और दूसरे दिन भेजा गया था, तो इसको क्षम्य माना गया है इस प्रकार के विलंब को। एएन वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया है कि क्या अब निर्धारित किया है कि इस धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 और सीआरपीसी की धारा 157 के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना रिपोर्ट अविलंब देनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में दिए गए विश्वसनीय तथा सकारात्मक साक्ष्य को केवल रिपोर्ट में भेजने में विलंब के आधार पर स्वीकार करने से इंकार कर दे। अगर रिपोर्ट तत्काल नहीं भेजी गई है, विलंब हुआ है, तो उस आधार पर इंकार न करें, ऐसा स्पष्ट किया गया है इस निर्णय में। प्रस्तुत बात में, किस बात में? एएन वेंकटेश के बाद में एक बालक के लापता होने की एफआईआर विलंब से भेजी गई क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं अन्वेषण प्रारंभ करने के पूर्व गुमशुदा बालक की सूचना अन्य सभी थानाओं को प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाना अधिक महत्वपूर्ण समझा। यह सब करने के बाद ही थाने के भार साधक अधिकारी ने मजिस्ट्रेट को सूचना भेजी, जो विश्वसनीय होने के कारण विलंब को कार्रवाई में व्यवधान नहीं माना गया। रीजन स्पष्ट होना चाहिए कि किस कारण से लेट हुआ, किस कारण से एफआईआर की जो प्रति है वो न्यायालय में विलंब से भेजी गई, ये स्पष्ट होना चाहिए। अगली सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 178 जो कि सीआरपीसी की धारा 159 के समरूप है, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। साथियों, इन्वेस्टिगेशन की शक्ति पुलिस को जरूर है और उस शक्ति का प्रयोग करके जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग है उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन करेगी और न्यायालय इन्वेस्टिगेशन करने में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी, कब? जब संज्ञेय मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। लेकिन क्या है,
अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करने पर यदि मजिस्ट्रेट मामले में आगे जांच के लिए कोई आधार नहीं पाता है तो वह उसे खारिज कर सकता है। क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। न्यायालय को, माननीय मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है, यह शक्ति प्राप्त है कि जैसे ही अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है तो वह क्या कर सकते हैं? आधार नहीं होने पर खारिज कर सकते हैं। केवल पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन जांच यानी इंक्वायरी प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई वैसे ही मजिस्ट्रेट चाहें तो इंक्वायरी प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु यदि परिवादी ने परिवाद मजिस्ट्रेट को ही प्रस्तुत किया है तो मजिस्ट्रेट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का पालन करते हुए जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करना होगा। क्या होगा? उनका अनुपालन करना होगा। तो साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है कि अगर चाहे तो अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं, खारिज कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। यदि वह ठीक समझे तो इस संहिता के उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब जांच कर सकते हैं, तुरंत खारिज कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को उस जांच के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं, स्वयं कार्रवाई कर सकते हैं, अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एएन शर्मा बनाम विपिन कुमार तिवारी के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सब क्लॉज 3, किस चीज का सब क्लॉज 3? 156 सब क्लॉज 3 तथा धारा 159 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को प्रदत्त 159 क्या आ जाएगा? 178 और 156 क्या आ जाएगा? 175 सब क्लॉज 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। चूंकि यह मामला उस समय का है जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं हुई है, इसलिए जो हम जिन जजमेंट का नाम लेते हैं उनमें जो सेक्शन का हम उल्लेख करते हैं वो सीआरपीसी या आईपीसी से संबंधित मानी जाएंगी। तो एएन शर्मा बनाम विपिन कुमार तिवारी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारा 156(3) तथा 159 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों को अधिक स्पष्ट करते हुए अभिकथन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है किस चीज के लिए? कि जो मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां हैं उनके बारे में, कि इन धाराओं का उद्देश्य है कि किसी संज्ञेय अपराध में पुलिस की अन्वेषण करने की शक्ति मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन नहीं है। केवल उन्हीं मामले में जहां पुलिस धारा 157 के उपबंधों के अनुसार अन्वेषण नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश दे सकते हैं या स्वयं अपने अधीन किसी मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकते हैं। साथियों, स्पष्ट कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 178 में, जो कि सीआरपीसी की धारा 159 में 159 के समरूप है। क्या स्पष्ट कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एएन शर्मा बनाम विपिन कुमार तिवारी के बाद में कि संज्ञेय अपराध में पुलिस की अन्वेषण करने की शक्ति मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन नहीं है। केवल उन्हीं मामलों में जहां पुलिस धारा 157 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 के उपबंधों के अनुसार इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। इन उपबंधों के अनुसार इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, जो उपबंध हैं 1, 2 और 3 उपबंध हैं, उनके अनुसार नहीं करती तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि चाहे तो वह पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश दे सकती है या स्वयं अपने अधीन किसी मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकते हैं। इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन प्रावधानों के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट स्वयं इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं? आदेश दे सकते हैं। अन्वेषण करने का, पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश दे सकते हैं या अपने अधीन किसी मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दे सकते हैं। तो साथियों, ये हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176, जो कि सीआरपीसी की धारा 157 के समरूप है। अन्वेषण की प्रक्रिया में हमने बताया आपको 1, 2, 3 सब क्लोज हैं। फिर हमने बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 177, जो कि सीआरपीसी की धारा 158 के समरूप है। रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तत्काल अविलंब सूचना दी जानी है न्यायालय को। फिर हमने बताया कि 178
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 178 जो कि सीआरपीसी की धारा 159 के समरूप है, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, ये भी हमने आपको स्पष्ट कर दी। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।